Welcome to my YouTube channel Excellent Upskills. Hope you have subscribed my channel. Children, today we are going to do reading from an NCERT book of class 7th, and the subject is geography. Chapter is first chapter of the book Environment. See children, I have marked few difficult words in the chapter. मैंने कुछ hard words यहाँ पर mark किए हुए हैं जिनका मीनिंग मैं आपको चैप्टर समझाते वक्त हिंदी में बताऊंगी, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ भी फॉरवर्ड करूंगी, शेयर करूंगी, जहां पर इन वर्ड्स की मीनिंग्स प्लस कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स चैप्टर से रिलेटेड वहां पर दिए हुए होंगे. सो आपके लिए वो नोट्स का वर्क करेंगे एंड यू कैन गो थ्रू दोज नोट्स ऑल्सो. नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द चैप्टर. After the long vacation, when Ravi started going to school again, एक वेकेशन मीन्स छुट्टियाँ. एक बहुत लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि ने स्कूल जाना शुरू किया, he noticed that the only playground next to his school was dug up. रवि ने क्या नोटिस किया कि एक प्लेग्राउंड जो उनके स्कूल के बराबर में हुआ करता था, नेक्स्ट टू हिज स्कूल मीन्स स्कूल के बराबर में जो प्लेग्राउंड होता था वो अब डग कर दिया गया है, उसको पूरा खोद दिया गया है. पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर. लोगों का कहना था कि यहाँ पर अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनेंगी और फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट होंगे. रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स. रवि को सुनकर बहुत दुख लगा. टीयर्स मीन्स आंसू. उसको रोना आया when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. क्या सोचकर रवि को दुख लगा कि अब वो प्लेग्राउंड जहाँ पर बहुत ग्रीन ग्रास होती थी, मेरीगोल्ड्स होते थे. मेरीगोल्ड्स मीन्स आपने अपने घर के गार्डन में देखा है ना, आप लोग ऑरेंज कलर के फ्लावर्स यूज़ करते हैं, गेंदे के फूल, उनको हम मेरीगोल्ड्स बोलते हैं. और बटरफ्लाइज आप कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे. He shared his feelings with his classmates. और उसने अपनी दुख की फीलिंग्स जो हैं अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करी. In the assembly, the principal too was sadly observed. और असेंबली में क्या देखा, प्रिंसिपल भी सैडली ऑब्जर्व मीन्स वो भी दुख में खड़े थे वहाँ पर. See how our environment is changing. प्रिंसिपल ने क्या बोला, See how our environment is changing. देखो कैसे हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता जा रहा है. एनवायरनमेंट मीन्स वातावरण, हमारे आसपास का जो व्यू है और फ्लोरा फौना है वो कैसे चेंज होता जा रहा है जो आसपास हमारे है एनवायरनमेंट. इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज एनवायरनमेंट. क्लास में रवि ने अपनी टीचर से पूछा, टीचर व्हाट इज एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या होता है. Whatever you see in your surroundings, said the teacher. टीचर ने क्या आंसर किया रवि को. टीचर ने बोला जो भी चीज़ हम अपने आसपास देखते हैं, सराउंडिंग्स मीन्स आसपास देखते हैं, वही सब चीज़ें एनवायरनमेंट कहलाती हैं. रवि थॉट अलाउड. रवि ने, अलाउड मीन्स ज़ोर से, रवि ने क्या बोला फिर, दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर्स इन द क्लासरूम, even that open field, the road, the garbage, my friends and all are parts of the environment. रवि ने क्या बोला मैम से कि मैम इसका मतलब स्कूल की बिल्डिंग, यहाँ पर रखी हुई सारी टेबल, चेयर्स, हमारा क्लासरूम, सामने ये जो ओपन फील्ड है, रोड है, गार्बेज मीन्स कचरा, और मेरे दोस्त, माय फ्रेंड्स, क्या ये सब भी एनवायरनमेंट का पार्ट हैं. Yes, said the teacher. टीचर ने आंसर किया yes. But wait, some objects are created by nature. टीचर ने क्या बोला, पर कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो नेचर से मिलते हैं हमें. मदर नेचर हमें गिफ्ट करके देती हैं, जो हम नहीं बनाते हैं, ये प्रकृति की देन है. नेचर मीन्स प्रकृति. सी चिल्ड्रन, नेचर के दो मीनिंग्स होते हैं. एक तो होता है प्रकृति जो हम आसपास देखते हैं, पेड़ पौधे, पानी, झरने, है ना, और एक नेचर का मीनिंग होता है स्वभाव. इस चैप्टर में प्रकृति के बारे में बात हो रही है.
फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स। नेचर के क्या एग्जाम्पल्स हुए? माउंटेन्स, पहाड़, रिवर्स, ट्रीज और एनिमल्स। ये सब चीज़ें हमें मदर नेचर से गिफ्ट में मिली हैं, ये हमने खुद नहीं बनाई हैं और ना ही कोई बना सकता है इनको। अदर्स आर मेड बाय पीपल, फॉर एग्जाम्पल रोड्स, कार्स, क्लोथ्स एंड बुक्स। और कुछ चीज़ें हमने खुद बनाई हैं, ह्यूमन बींग्स ने खुद बनाई हैं अपनी नीड्स के हिसाब से, जैसे कि एग्जाम्पल्स रोड, कार, क्लोथ्स और बुक्स। नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू। टीचर ने क्या बोला? आपको पेयर्स में वर्क करना है और जो क्लासमेट्स आपके सिटिंग नेक्स्ट टू यू मीन्स आपके बराबर में बैठे हैं, उनके साथ मिलके आपको लिस्ट बनानी है ऑफ द क्रिएशंस ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बींग्स। और आपको क्या लिखना है? वो उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जो नेचर से हमें मिली हैं और उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जो ह्यूमन बींग्स ने खुद बनाई हैं। रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा ये सब क्लासमेट्स हैं और ये बहुत एक्साइटेड हो गए। एक्साइटेड मीन्स उत्साहित हो गए। देखा ना, अगर आपको भी कोई काम घर में मम्मा पापा कोई भी देते हैं या क्लास में टीचर देती है, अगर सेम यही वर्क आपको मिलेगा क्लास में कि आपको लिस्ट बनानी है, इवन आप लोग भी बड़े एक्साइटेड हो जाएंगे ना, एक साथ जल्दी जल्दी ग्रुप्स में आप वर्क करके मैम को वो लिस्ट बना कर देंगे, है ना। बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं जब भी उनको कोई काम इंटरेस्टिंग दिया जाता है। वाई इज़ आर एनवायरमेंट चेंजिंग? आस्क इकबाल। इकबाल ने क्या पूछा मैम से कि हमारा एनवायरमेंट चेंज क्यों होता जा रहा है? इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। क्यों चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट? क्योंकि हमारी ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं। नीड्स मीन्स ज़रूरतें, है ना। अब डे बाय डे आज हमारी थोड़ी सी चीज़ों से वांट सेटिस्फाई हो जाती हैं। धीरे धीरे हम जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं हम ज़्यादा डिमांडिंग हो जाते हैं। अभी हमें छोटी सी टॉय कार है तो भी हम सेटिस्फाइड हैं, फिर बड़े होके हमें मन करेगा एक रिमोट कंट्रोल कार हो, एक बाइसिकल भी हो राइड करने के लिए, है ना। अभी मम्मा हमें थोड़े से क्लोथ्स पहनाती हैं, फिर बड़े होके हम अपना शो ऑफ फ्रेंड्स को देखकर बहुत सारे क्लोथ्स परचेज करते हैं और फुटवेयर्स परचेज करते हैं। तो डे बाय डे हमारी वांट्स बढ़ती जाती हैं, है ना। और कुछ अपने आप को हम हाईटेक बनाने के लिए भी ह्यूमन बींग्स अपनी नीड्स को बढ़ाते जाते हैं। दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। हमारी जो नीड्स हैं, वांट्स हैं, वो धीरे धीरे डे बाय डे बढ़ती जाती हैं। वी आर देयरफॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग्स। और इसी कारण से हम अपनी सराउंडिंग्स को मॉडिफाई मीन्स चेंज, या तो चेंज करते जा रहे हैं या उसको डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। इसी का एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए। आजकल फ्लाईओवर्स हाईवेज बनते जा रहे हैं और उन हाईवेज को बनाने के लिए कितने ट्रीज कट कर दिए जाते हैं। आपने पहले देखा ना, पहले हम कहीं ट्रैवल करते थे, ऑन द वे बहुत सारे हमें साइड में ट्रीज देखने को मिलते थे, है ना। इवन वहाँ पर क्रॉप कल्टीवेशन हुई रहती थी। पर अब इतने ब्रॉड हाईवेज बनाने के चक्कर में सारे ट्रीज ख़त्म कर दिए गए हैं, तो मदर नेचर को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। और क्या नीड्स के लिए? कि जिस जगह जाने के लिए हमें पहले 4 आवर्स लगते थे, उसका टाइम ड्यूरेशन शॉर्ट करके अब 1 आवर 2 आवर कर दिया। तो ये हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए मदर नेचर को एक्सप्लॉइट किया है। ये आंसर किसने दिया? द टीचर रिप्लाइड। फ्रॉम द अबव कॉन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, people, things and nature that surround any living organism is called environment, है ना। तो ऊपर की सारी कॉन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि हमारे आसपास की प्लेस, हमारे आसपास के लोग, हमारे आसपास की चीज़ें और हमारे आसपास की नेचर, प्रकृति, जो भी हमारे आसपास हैं, है ना, सराउंडेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो सराउंडेड हैं, जिसे लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग्स, इन सब को हम क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल
एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना, ये एक कॉम्बिनेशन है जो नेचुरल और ह्यूमन मेड चीज़ों से डेवलप होता है. While the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth, the environment reveals the activities, creations and interactions among human beings. अब यहाँ पे क्या बताया, पहले हमने पढ़ा नेचुरल एनवायरनमेंट, यहाँ पर बताया ह्यूमन एनवायरनमेंट. ह्यूमन एनवायरनमेंट मीन्स क्या होता है, वो एक्टिविटीज़, हमारी सारे दिन की एक्टिविटीज़, हमारी क्रिएशंस, हम क्या क्या चीज़ें नई बना रहे हैं. इंटरेक्शन मीन्स हमारी बातचीत आपस में, हमारा व्यवहार क्या है, हमारा लाइफस्टाइल क्या है, कैसे हम आपस में कॉन्वर्सेट करते हैं, ये टोटल मिलाकर ह्यूमन एनवायरनमेंट होता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेचुरल एनवायरनमेंट. लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट. कंप्राइज मीन्स शामिल, है ना. ये सब चीज़ें नेचुरल एनवायरनमेंट में आती हैं. लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स. यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास. आपने ये सब टर्म्स पहले पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लास में. आइए इनके बारे में पढ़ते हैं. लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दीज डोमेन्स. आइए इन डोमेन्स के बारे में हम अभी और पढ़ते हैं. Lithosphere is the solid crust of the hard top layer of the earth. Lithosphere क्या है? Lithosphere जिस एटमॉस्फेयर का वो पार्ट जिस पर हम रहते हैं, हम जहाँ खड़े हैं, है ना. यहाँ पर सॉइल देखने को मिलती है और सॉइल के नीचे क्या है, हार्ड बेड ऑफ रॉक्स हैं. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर. सॉलिड क्रस्ट मीन्स ठोस सतह है, हार्ड टॉप लेयर. ठीक है, आपने देखा है ना कि जिस पर हम खड़े हैं ये सॉइल है, ऊपर बहुत थिन लेयर यहाँ पर सॉइल की रहती है और नीचे हार्ड ब्लॉक्स रॉक्स के रहते हैं. और रॉक्स किन से बनती हैं, रॉक्स बनती हैं मिनरल्स से. ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल. यहाँ पर थोड़ी सॉइल रहती है. सॉइल क्यों नीडेड है, वरना फिर हम प्लांट कल्टिवेशन, क्रॉप कल्टिवेशन नहीं कर पाएंगे. इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एट्सेट्रा. आपने देखा है कभी भी अर्थ का सरफेस फ्लैट नहीं होता है, सीधा सीधा नहीं है. आपको यहाँ पर माउंटेन्स भी देखने को मिलेंगे, यहाँ पर वैलीज भी देखने को मिलेंगी, यहाँ पर रिवर्स भी देखने को मिलेंगे. सो अर्थ का जो सरफेस होता है वो बहुत इरेगुलर होता है. वहाँ पर तरह तरह के लैंडफॉर्म्स होते हैं. आपको उठे हुए भी मिल जाएंगे लैंडफॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज भी मिल जाएंगे, प्लेन एरियाज भी मिलेंगे और वैलीज भी मिलेंगे. लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स. है ना, लैंडफॉर्म्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, कॉन्टिनेंट में, मीन्स जहाँ हम खड़े हैं, नॉर्मल प्लेन एरिया कह दीजिए, या सेंट्रल पार्ट. और ओशन फ्लोर्स किसको बोलते हैं, ये एक समुद्र है और समुद्र के जो पास का एरिया है ना, ये दैट इज कॉल्ड ओशन फ्लोर्स. है ना, समुद्री तट आप इसको बोल सकते हैं. जो समुद्र के आसपास की जगह होती है उसको ओशन फ्लोर्स बोलते हैं. तो लैंडफॉर्म्स यहाँ पर भी हैं. लिथोस्फेयर इज द डोमेन दैट प्रोड्यूसेस अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स. लिथोस्फेयर वो डोमेन है जो हमें फॉरेस्ट भी प्रोवाइड करता है, खूब घने घने जंगल भी हैं, ग्रासलैंड्स, हरी भरी घास वाले ग्रासलैंड्स, फील्ड्स भी हैं जो एनिमल्स के ग्रेज करने के लिए काम आते हैं. लैंड है एग्रीकल्चर, क्रॉपिंग करने के लिए. और ह्यूमन सेटलमेंट्स मीन्स वो एरिया, वो जोन या बस्तियाँ आप बोल सकते हैं, वो एरिया जहाँ ह्यूमन बींग्स एक साथ ग्रुप बना के, कम्युनिटी बनाकर रहते हैं. इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ. और लिथोस्फेयर इज अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ बिकॉज जो हार्ड रॉक्स अर्थ की सतह पर हैं उनमें वो सिर्फ मिनरल से बनी हुई हैं. बहुत सारे मिनरल्स हमें
अर्थ के नीचे लेयर्स में पाए जाते हैं, लाइक आयरन, फ्यूल होते हैं तरह तरह के, पेट्रोलियम, कोल, ये सब हमें मिनरल्स अर्थ बेड्स में पाए जाते हैं. द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर. पानी का वो डोमेन जहाँ हमें सिर्फ पानी देखने को मिलता है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर. It comprises various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas, oceans, etc. हाइड्रोस्फीयर क्या है? वो डोमेन है जहाँ पर खूब सारे हमें पानी के सोर्सेज देखने को मिलते हैं. सोर्सेज कौन से? कई सारी वाटर बॉडीज, रिवर्स भी हो सकती हैं, लेक्स भी हो सकते हैं, सीज भी और ओशंस भी. इन सब को मिला के हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर. Let's see the diagram. See, lithosphere क्या है? You can see here the lithosphere. First domain, that is living beings plus non-living beings together forms lithosphere. Second comes hydrosphere. This is the second domain. यहाँ पर आपकी सारी water bodies included होती हैं. It is essential for all living beings. आपको पता है ना, वाटर के बिना हमारा सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, इवन प्लांट्स का भी और एनिमल्स का भी. सो वाटर इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड टू अस. सो ये एक बहुत एसेंशियल एलिमेंट है नेचर का. द एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ. अब हम थर्ड डोमेन के बारे में बात करेंगे. लेट्स सी द डायग्राम. दिस इज एटमॉस्फेयर, द थर्ड डोमेन. एटमॉस्फेयर क्या है? जो हमारे आसपास एक एयर का ब्लैंकेट रहता है ना, एक एयर की थिन लेयर रहती है. आप हम कहाँ से ब्रीथ कर पा रहे हैं? अगर हमारे आसपास एयर ही नहीं होगी तो हम ब्रीथ ही नहीं कर पाएंगे. सो दैट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर. जो थिन लेयर हमारे आसपास हवा की रहती है, इट इज़ नोन एज एटमॉस्फेयर. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट. ग्रेविटेशनल फोर्स किसको बोलते हैं? लाइक हमने एक बॉल को थ्रो किया है ना, नीचे से ऊपर हमने इसको थ्रो किया. अभी ये बॉल रिवर्ट करके वापस आ जाएगी. हवा में तो नहीं रहने वाली है ये, ऊपर स्काई में. ये बॉल वापस नीचे आ रही है ना. क्यों आ रही है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. अर्थ में मैग्नेटिक फोर्सेस होती हैं कि जब भी हम कोई चीज़ ऊपर की तरफ उछालते हैं, फेंकते हैं, तो वो रिवर्ट करके वापस धरती पर आती है. दैट इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ये भी एक है एलिमेंट जो एटमॉस्फेयर की थर्ड डोमेन एटमॉस्फेयर में पाया जाता है. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन. एटमॉस्फेयर हमें किससे प्रोटेक्ट करता है? हार्मफुल रेज ऑफ द सन. आपको पता है ना कि सन में बहुत ज़्यादा हार्मफुल रेज, गैसेज होती हैं. अगर डायरेक्ट सन की रेज अगर अर्थ पर पड़ेंगी ना, तो कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, सब जल जाएंगे, है ना. और बहुत ज़्यादा उसमें हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं. बट एटमॉस्फेयर का रोल क्या है? हमें उन हार्मफुल रेज से बचा के रखना. स्कॉचिंग हीट मीन्स झुलसने वाली गर्मी से सन की हमें एटमॉस्फेयर बचा के रखता है. इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर. इसमें खूब सारी गैसेस मिली हुई होती हैं, बनी हुई होती हैं, और डस्ट होती है और वाटर वेपर, वाटर कंटेंट भी होता है एयर में. द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड द क्लाइमेट. आपको पता है ना, जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में चेंजेस आते हैं वैसे वैसे ही हमारा वेदर और क्लाइमेट चेंज होता जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारे एयर में वाटर वेपर भी होता है, वाटर कंटेंट होता है. अगर यही वाटर कंटेंट और ज़्यादा हो जाए, और ज़्यादा एयर मॉइस्चर हो जाए, उसमें मॉइस्चर आ जाए, है ना. मोस्टली कब आता है ये? रेनी सीजन्स में. तो आप देखते हैं ना, आपके लिए ब्रीदिंग भी बहुत मुश्किल हो जाती है ना, एकदम सफोकेटिंग हो जाता है रहना. सो ये भी एक पार्ट है. ऐसे ही अभी वेदर चेंज होता है, जब उसमें जून का सीज़न आता है तो हमारे कैसी विंड्स ब्लो करती हैं? हॉट विंड्स और ड्राई विंड्स. उसमें कोई एयर मॉइस्चर नहीं होता, सिर्फ वो हॉट विंड्स होती हैं जो एकदम हमारी बॉडी पे लगती हैं और हीट स्ट्रोक हो जाता है हमको. दैट आर कॉल्ड लू, है ना. सो ऐसे भी होता है. एटमॉस्फेयर के चेंजेस से हमारा वेदर और क्लाइमेट डिसाइड होता है. प्लांट्स एंड एनिमल्स टुगेदर मेक बायोस्फीयर. बायोस्फीयर क्या है? ये फोर्थ डोमेन है
Here comes biosphere. Biosphere is the fourth domain. प्लांट्स और एनिमल्स को मिलाकर बायोस्फीयर बनता है. और द लिविंग वर्ल्ड, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम टोटल कैसे बोलते हैं? बायोस्फीयर. इट इज़ अ नैरो जोन. नैरो मीन्स तंग, पतला जोन होता है अर्थ का. वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ. आपने क्या नोट किया? प्लांट्स और एनिमल्स लिविंग बींग्स हैं और लिविंग बींग्स के लिए लैंड की भी बहुत ज़रूरत है, वाटर की भी और एयर की भी, है ना. इसके बिना हमारा सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, इवन ह्यूमन बींग्स का भी. सो अर्थ एटमॉस्फेयर का वो पार्ट जहाँ पर लैंड, वाटर, एयर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में मिलते हैं. लैंड है, वाटर है और एयर है. इस तरह से ये एक पूरी साइकिल है. ये रहेगी तो ही लिविंग बींग सर्वाइव कर सकते हैं. तो ये डोमेन कहलाता है बायोस्फीयर. व्हाट इज एन इकोसिस्टम? एट एन एनसीसी कैंप. एनसीसी कैंप की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कैडेट कॉर्प्स. At an NCC camp that Ravi's class was attending, Jessie exclaimed. एक रवि की क्लास क्या अटेंड कर रही थी? एक एनसीसी कैंप अटेंड कर रही थी. तभी वहाँ पर एक क्लासमेट हैं जेसी, वो एक्सक्लेम्ड करे. एक्सक्लेम्ड मीन्स आपने सेंटेंसेस जब करते हैं इंग्लिश ग्रामर में तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आते हैं ना. वो सेंटेंसेस कैसे होते हैं? वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, है ना, जिसमें हम बहुत सरप्राइज ऐसे फील करते हैं, है ना, एकदम वाव वाला हमारा रिएक्शन रहता है. सो दैट आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. इसी तरह से जेसी ने एक्सक्लेम किया, वाव, व्हाट अ हेवी डाउनपोर. हेवी डाउनपोर मीन्स बहुत तेज बारिश. इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला. ये मुझे याद दिलाती है मेरा होम टाउन केरला के बारे में. आपने इंडिया का मैप देखा है? आई एम नॉट वेरी गुड इन ड्राइंग चिल्ड्रन. है ना. यहाँ पर ये जो वेस्ट कोस्ट है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट साइड है इंडिया की. यहाँ पर जो एक स्टेट है दैट इज केरला. ओके, तो केरला कहाँ पर है? वेस्टर्न कोस्टल एरियाज पे. कोस्टल एरियाज किनको बोलते हैं? ये सब कोस्टल एरियाज हैं. ये ईस्टर्न कोस्टल एरिया, ये वेस्टर्न कोस्टल एरिया. जो एरियाज समुद्र के पास, ओशंस के पास होते हैं उनको हम कोस्टल एरियाज बोलते हैं. ओके, सो जेसी कहाँ से बिलोंग करते हैं? केरला से. यू शुड कम एंड सी हाउ इट pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantations. जैसी जो हैं वो बहुत एक्साइटेड होकर, एक्सक्लेम्ड होकर बोलती हैं कि अरे कितनी तेज़ बारिश हो रही है. अगर आप हमारे होम टाउन केरला आएंगे तो वहाँ देखेंगे कि वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, बस होती रहती है, कभी भी अनसर्टेन होती है कोस्टल एरियाज़ की बारिश. कभी भी आएंगी और कभी भी चली जाएंगी. वहाँ कोई प्रॉपर रेनी सीजन नहीं होता है, वहाँ थ्रू आउट रेन्स हो जाती हैं, है ना, कभी भी. तो जैसी बता रही है उन सबको कि वहाँ तो क्या, और ऑब्वियसली जहाँ पर बहुत बारिश होगी वहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होगी. और प्लस कोस्टल एरियाज में कौन से प्लांटेशंस ज़्यादा होते हैं? कोकोनट ट्रीज. ओके, सो जैसी उनके बारे में उनको बता रही हैं. हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम्ड. हीरा कहाँ से बिलोंग करती हैं? जैसलमेर. ये इंडिया का पार्ट है. यहाँ गुजरात आता है और यहाँ पर आता है राजस्थान. राजस्थान में एक शहर है जैसलमेर, और जैसलमेर सबसे हॉटेस्ट प्लेस इन इंडिया है ना. जैसलमेर इज़ द हॉटेस्ट प्लेस इन इंडिया. वी गेट नो रेन्स, वी सी ओनली कीकर एंड सैंड एज फार एज द आइज कैन सी. हीरा क्या बताती हैं कि मैं जैसलमेर से बिलोंग करती हूँ और वहाँ तो कभी भी बारिश नहीं होती है. वहाँ दूर दूर तक आप देखेंगे तो आपको कीकर दिखाई देगा. कीकर मीन्स बबूल ट्रीज़. बबूल ट्रीज़ कहाँ पाए जाते हैं? जो बहुत ड्राई एरियाज़ होते हैं एकदम, जहाँ बारिश नहीं होती है.
और सैंड, यहाँ पर सॉइल नहीं मिलेगी आपको, सैंड मिलेगा, है ना, क्योंकि बारिश नहीं होती है, ड्राई एरिया है. एज फार एज द आइज कैन सी, जहाँ तक आप दूर दूर तक देखेंगे तो आपको कीकर और सैंडी दिखाई देगा. बट यू कैन ऑल्सो फाइंड कैमल्स, सेड रवि. रवि ने क्या बोला कि अरे वहाँ तो आपको कैमल्स भी देखने को मिलते हैं. सी, दिस इज द वेस्ट साइड, ईस्ट साइड, और ये हमारा है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. ये नॉर्थ है हमारा और ये नॉर्थ वेस्ट साइड में. इधर हमारा राजस्थान आता है, इधर गुजरात आता है. ठीक है, यहाँ राजस्थान है. सी, टेम्परेचर और क्लाइमेट कैसे वेरी करता है इंडिया में हर जगह का. हीरा says, not just camels, if you visit our desert, you will see snakes, lizards and many insects too. हीरा ने क्या बोला कि सिर्फ कैमल ही नहीं देखने को मिलते हैं वहाँ पर आपको हमारे डेजर्ट्स में स्नेक्स भी बहुत मिलेंगे, लिजर्ड्स मीन्स छिपकलियाँ भी बहुत मिलेंगी, और इंसेक्ट्स मीन्स वर्म्स, कीड़े, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं ना, कॉकरोचेस, ऐसे भी इंसेक्ट्स बहुत देखने को मिलेंगे. रवि वंडर्ड, why do the animals, the vegetation and the way people live vary from place to place? रवि ने क्या बोला सरप्राइजिंगली? रवि ने बोला ऐसे कैसे हो सकता है कि हर जगह के एनिमल्स और वेजिटेशन मीन्स वहाँ का फ्लोरा फौना, वहाँ की प्लांट स्पीशीज वेरी करती हैं हर जगह की इंडिया में. अगर देखा जाए तो सिर्फ एक कंट्री है इंडिया, पर हर जगह का फ्लोरा फौना, वेजिटेशन, क्लाइमेट, प्लांट स्पीशीज, एनिमल स्पीशीज बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं. आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर? क्या ये सब आपस में रिलेट करते हैं? ओ येस, वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड. टीचर ने बोला येस, ये सब आपस में रिलेटेड हैं. ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स. इमीडिएट सराउंडिंग्स मीन्स जो आसपास का हमारे सराउंडिंग्स में माहौल, कल्चर रहता है, हम सब उसी में अडेप्ट हो जाते हैं. कौन कौन? प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स. आपने देखा है ना, अब जैसे हम नॉर्थ में रहते हैं तो हमें 6 मंथ्स समर्स, फिर रेन्स, फिर विंटर्स देखने की आदत है. अभी हमें ऐसी जगह ले जाया जाए जहाँ बहुत एक्सट्रीम ठंड हो, बहुत बर्फ़ पड़ रही हो, तो हमें जाकर तो देखना अच्छा लगेगा, पर हमें उस एटमॉस्फेयर में अडेप्ट होने में बहुत टाइम लगेगा, है ना. हमें प्रॉब्लम फेस होएगी क्योंकि हम उसके आदी नहीं है, उसके यूज टू नहीं है हम लोग सराउंडिंग्स के, क्योंकि हमें इतना चिल वेदर नहीं बर्दाश्त होगा. सेम वेज अगर हम राजस्थान जैसी जगह जाके शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ जाने के हमें रहना पड़े तो हम इतने हॉट वेदर में भी नहीं सर्वाइव कर पाएंगे. ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर, और ये आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी रहते हैं. दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स as well as the relation between the organisms and their surroundings forms an ecosystem. क्या चीज़ है? ये चीज़ें आपस में जब इंटर रिलेटेड होती हैं, एक दूसरे पे डिपेंड होती हैं, तो इसको टोटल क्या बोलते हैं हम? इकोसिस्टम बोलते हैं. There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountains, lake, river, oceans and even a small pond. आप वेरिएशंस देख रहे हैं. इकोसिस्टम क्या होता है कि कहीं तो आपको खूब लार्ज रेन फॉरेस्ट भी देखने को मिल सकते हैं, खूब घने घने बारिशों से भरे हुए, जहाँ खूब बारिश होती है, ऐसे जंगल भी देखने को मिल सकते हैं, और ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं जहाँ सिर्फ थोड़ी थोड़ी घास है, और ऐसी भी जगह देखने को मिल सकती हैं जहाँ एकदम मैदान बिल्कुल सूखा है, वहाँ की मिट्टी सूखी है. आपको माउंटेन्स भी देखने को मिल सकते हैं, रिवर, ओशन तो फुल ऑफ वाटर होते हैं, वो भी देखने को मिल सकते हैं, और ऐसी जगह भी जहाँ से बहुत थोड़ा सा छोटा सा पॉन्ड होता है पानी का. तो ये सब वेरिएशंस टोटल मिलाकर हम इकोसिस्टम कहलाते हैं. डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम? क्या आप सोचते हैं कि जो रवि और उसके फ्रेंड्स आपस में जिस पार्क में खेलते थे वो इकोसिस्टम का पार्ट है? Read about human environment. Human beings interact with the environment and modify it according to their needs. Human beings क्या करते हैं? एक environment में रहते भी हैं
और उसको अपनी ज़रूरत से चेंज भी कर लेते हैं, है ना। जैसे जैसे हमारी नीड्स और वांट्स होती हैं हम उसको चेंज करते जाते हैं। अर्ली ह्यूमन बींग्स अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स। जो बहुत पहले अर्ली ह्यूमन बींग्स थे वो जिस भी सराउंडिंग्स में रहते थे, नेचुरल सराउंडिंग्स में, वो उसी में अपने आप को एडजस्ट कर लिया करते थे। दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। और वो अपनी ज़रूरतें कैसे पूरी करते थे, बहुत सिंपल उनका लाइफस्टाइल होता था रहने का, और अपनी रिक्वायरमेंट्स जो उनके आसपास नेचर में है, फल हैं, फल उगे डायरेक्ट खा लिया, उनको कच्चा ही खा लिया, रॉ खा लिया। वेजिटेबल्स नहीं, उनको कुकिंग वगैरह कुछ नहीं आती थी, उसको तोड़ा ऐसे ही खा लिया। एनिमल्स हंट किए और उनको ऐसे ही खा लिया, है ना। विथ टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकेम मोर वेरिड। जैसे जैसे समय गुजरता गया अब उनकी डिमांड्स भी और थोड़ी चेंज होने लगी और उसमें वेरिएशंस आ गए, चेंजेस आ गए। ह्यूमंस लीड मोर वेज टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट। अब ह्यूमंस ने सोचा कि हम कुछ नए वेज लर्न करते हैं और कुछ चेंजेस करके एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से हम मॉडिफाई करते हैं। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स। और उन्होंने क्या करना सीखा, उन्होंने क्रॉप कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी करनी। डोमेस्टिकेट एनिमल्स। डोमेस्टिकेट मीन्स टेम करना जानवरों को, है ना। एनिमल्स को टेम करते हैं, आप लोग भी करते होंगे, इसको डोमेस्टिकेट बोलते हैं। और उन्होंने एनिमल्स को भी टेम करना शुरू कर दिया अपनी ज़रूरतों के लिए, चाहे वो ज़रूरत मिल्क की हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की हो कि उन पर सामान आप लाद कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। एंड लीड अ सेटल लाइफ। और अब वो जैसे पहले नोमैड्स की तरह एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह घूमते रहते थे, अब उन्होंने इसको चेंज करके एक एक जगह अपनी सेटलमेंट्स बनानी शुरू कर दी, छोटी छोटी बस्तियां बनाने लग गए और वहीं सर्वाइव करने लगे, वहीं क्रॉप्स उगाते, वहीं एनिमल्स टेम करते और वहीं अपना रहना शुरू कर दिया। द व्हील वॉज इन्वेंटेड। इस समय आके क्या इन्वेंट हुआ, व्हील का इन्वेंशन हुआ। सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड, बार्टर सिस्टम एमर्ज्ड। और क्या क्या चेंजेस आए, सरप्लस फूड मीन्स अब उन्होंने फूड जितना कल्टीवेट करते थे उसको स्टॉक करना शुरू कर दिया। पहले क्या होता था, आज उगाया आज खा लिया, आज उगाया कल खा लिया। अब वो सरप्लस में रखने लग गए क्योंकि डिमांड्स बढ़ती जा रही थी, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, तो कुछ चीज़ें वो स्टॉक करके रखने लग गए थे, है ना। और बार्टर सिस्टम एमर्ज हुआ। बार्टर सिस्टम में क्या होता है, आप मार्केट में चिप्स का पैकेट लेने जाएंगे तो आप क्या करेंगे, अंकल को 10 रुपीज़ देंगे और उसके बदले में आप उनसे एक चिप्स का पैकेट ले लेंगे, है ना। इसको तो बोलते हैं मनी एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज में क्या होता था कि पहले जैसे किसी ने राइस कल्टीवेशन की और किसी ने व्हीट कल्टीवेशन की है, तो आपस में वो लोग चेंज कर लिया करते थे, 1 kg राइस दे दिया और 1 kg व्हीट ले लिया, इस तरह से अपनी डिमांड्स को पूरा करते थे। ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड। और अब बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मीन्स इंडस्ट्रीज़ का बहुत ज़्यादा आना, इंडस्ट्रीज़ का, फैक्ट्रीज़ का यूज़ होना बहुत ज़्यादा। जितनी मशीनरी यूज़ होगी उतना अच्छा प्रोडक्शन होगा, उनकी क्वालिटी इम्प्रूव होगी, है ना। और एनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। और उन्होंने लार्ज स्केल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। लार्ज स्केल प्रोडक्शन मीन्स बहुत बड़े बड़े स्केल पर उन्होंने अपने गुड्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर। अब ट्रांसपोर्टेशन फास्टर हो गया, कैसे हो गया, उन्होंने व्हील का इन्वेंट किया, वो बुलक कार्ट्स, हॉर्स कार्ट्स लेकर जाते थे। अब उनका ट्रांसपोर्टेशन और हाईटेक हो गया क्योंकि मशीनरीज आ चुकी थी। अब कार्स, बसेस, स्कूटर्स, ऐसी चीज़ें धीरे धीरे समय के साथ इन्वेंट होती गई और हमारा ये सब चीज़ें टाइम सेविंग हो गई। टेक्नोलॉजी के आने से टाइम सेव हो जाता है और वर्क भी क्वालिफाइड और थोड़ा क्वालिफाइड हो जाता है, क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मीन्स जो आजकल आप देख रहे हैं, फैक्स मशीन है, 1 मिनट में विद द ब्लिंक ऑफ एन आई एक पेपर दूसरी जगह पहुंच जाता है। आप मैसेजेस यहाँ भेजते हैं और फॉरेन कंट्रीज़ में विद इन एकदम 1-on-1 चैट चल रही होती है ना। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आप मोबाइल्स पे या इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। कम्युनिकेशन मीन्स बातचीत।
इस इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन के आने से बातचीत जो है आपस में बहुत इजी हो गई है और बहुत स्पीडी हो गई है, टाइम सेविंग. Have you ever thought why you love eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter? क्या आपने कभी सोचा है कि समर्स में हमारा जूसी फ्रूट्स खाने का मन क्यों करता है और विंटर्स में हमें क्यों गरम गरम पीनट्स, गरम गरम सूप्स अच्छे लगते हैं? A perfect balance is necessary between the natural and the human environment. क्यों यही परफेक्ट बैलेंस होता है? जैसे अभी हमने क्या, अभी समर्स आनी शुरू हुई हैं, है ना. हमें इस ह्यूमन बींग्स को इस सीज़न को, इस वेदर क्लाइमेट को अडेप्ट करना होगा ना आपस में. तो हम क्या करेंगे, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी हम क्या करेंगे, फैंस चला लेंगे, एसीज चला लेंगे. खुद को हाइड्रेट रखने के लिए हम वाटर पी लेंगे, ज़्यादा वाटर इंटेक ले लेंगे और जूसेस ले लेंगे. सो उससे हमें बेटर लगने लगता है. सेम वेज अगर विंटर्स आती हैं तो विंटर्स में हम ब्लोअर्स, हीटर्स, वो ये लकड़ियाँ जला लेते हैं और गर्म चीज़ें खा के अपनी बॉडी को हम वार्म कर लेते हैं. तो ये आपस में हमने अडेप्टेबल अपने आप को बना दिया है ना उस वेदर में और उस एनवायरनमेंट में. सो वो एक बहुत परफेक्ट बैलेंस बहुत ज़रूरी है. ह्यूमन्स मस्ट लर्न टू लिव and use their environment in a harmonious way. So human beings को अपने आसपास के environment में रहना सीखना पड़ता है और उससे आपस में कंपैटिबल बनाना पड़ता है कि हम बहुत एडजस्ट कर पाएँ उस environment में. अदरवाइज सर्वाइवल सबके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. Noori, a girl from Mizoram, from Ravi's class, often talks about the lush green surroundings of her place. आपने इंडिया का ये क्राउन वाला पार्ट देखा, नॉर्थ पार्ट, ये नॉर्थ है. इधर चलते हैं हम, यहाँ चाइना है और यहाँ कुछ स्टेट्स आते हैं, है ना. तो यहाँ पर है मिज़ोरम इन द ईस्ट ऑफ इंडिया. यहाँ पर है मिज़ोरम. नूरी एक गर्ल है जो मिज़ोरम से बिलोंग करती हैं और वो बताती हैं कि उनकी तरफ की सराउंडिंग्स बहुत लश ग्रीन है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर बहुत बारिश होती है. बल्कि ईस्टर्न स्टेट्स में एक सिटी है चेरापूंजी, जहाँ वर्ल्ड में हाईएस्ट रेनफॉल होती है, सबसे ज़्यादा, है ना. और इधर जैसलमेर है, जैसलमेर में कोई रेनफॉल नहीं होती है और इधर चेरापूंजी है, यहाँ पर हाईएस्ट रेनफॉल होती है. सो रेनफॉल ज़्यादा है तो ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा ही होगी. सीइंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्लेग्राउंड, नूरी ने क्या देखा कि अब रवि बहुत अपसेट है, उसका ग्राउंड, उससे प्लेग्राउंड छिन गया है. नूरी इन्वाइटेड हिम टू विजिट हर होम स्टेट ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशंस. नूरी ने क्या बोला उनको, अपने फ्रेंड को, कि आप उदास मत हो और अब की बार वेकेशंस में हमारे स्टेट, हमारे मिज़ोरम आना, आपको वहाँ पर खूब ग्रीनरी देखने को मिलेगी. Ravi's teacher asked the students to draw the landscape, houses and activities of the people and places they visit during the holidays. और टीचर ने क्या असाइनमेंट दिया उनको, टीचर ने बोला कि वेकेशंस में आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ की ये सब चीज़ें आप ड्रॉ कर लाएंगे. वहाँ का लैंडस्केप कैसा है, वहाँ पे हाउसेस किस तरह के हैं, वहाँ के लोग किस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, वो प्लेसेस कैसी हैं वहाँ पे विज़िट करने के लिए. इस तरह का एक लैंडस्केप आपको ड्रॉ करके लाना है. Now children, this is the end of the chapter. Let's read some facts and important points given in the blocks. Environment is our basic life support system. Environment आपको पता है ना, ये हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, जहाँ हम लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ कंपैटिबिलिटी करके सर्वाइव करते हैं. It provides the air we breathe, the water we drink, द फूड वी ईट. और ये क्या प्रोवाइड करती है, एयर जो हमें ब्रीदिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, वाटर जो जिसको हमें ड्रिंकिंग के लिए चाहिए ही होता है, और फूड खाना जिसके बगैर हम नहीं रह सकते हैं, एंड द लैंड वेयर वी लिव, और हमें लैंड की भी नीड होती है. हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट. ह्यूमन बींग्स कैसे इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, चेंज करते हैं इसको अपने हिसाब से. The car fumes pollute the air, water is collected in a pot, food is served in vessels and the land is used to build factories.
कैसे चेंज करते जाते हैं? पहले सिर्फ व्हील चलता था, हॉर्स कार्ट, बुलक कार्ट चलती थी, कोई एयर पोल्यूशन नहीं होता था। अब टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट से, टाइम सेव करने की वजह से अब आ गए हैं व्हीकल्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कार्स, स्कूटर्स, बसेस, एरोप्लेन्स। इन सब में इतना ज़्यादा अब धुआं, फ्यूम्स मीन्स धुआं निकलता है, उनमें हार्मफुल गैसेस होती हैं जो एयर को पोल्यूट करती हैं, है ना। तो हमने मॉडिफिकेशन के साथ मदर नेचर को हमने नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। वाटर्स को हम पहले रिवर से लाते थे, वेल्स का फ्रेश वाटर लिया करते थे, और अब हम उनको पॉट्स में भर भर के रख लेते हैं। आरओ आ गए हैं सबके घर में, है ना। और लैंड पे हमने जो इतने खुले खुले मैदान होते थे, ट्रीज होते थे, उनको कट करके हमने अपनी खूब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और फ्लैट्स बना लिए हैं। ह्यूमन बींग्स मेक कार्स, मील्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर मीन्स बनाना किसी चीज़ को, कंटेनर। दिस इज़ हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट। कार बनाना, मील, फैक्ट्रीज, इन सबको मैन्युफैक्चर करके, कंटेनर्स बना के हम लोग अपनी चीज़ों को मॉडिफाई करते जा रहे हैं, अपनी नेचर को, और इसी तरह से नेचुरल एनवायरनमेंट में चेंजेस ला रहे हैं। सी द डायग्राम। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या है? सबसे पहले तो नेचुरल एनवायरनमेंट है। इसमें क्या कौन से डोमेन आते हैं? फर्स्ट इज वाटर, हाइड्रोस्फीयर। सेकंड इज एयर, एटमॉस्फेयर। थर्ड इज लैंड, लिथोस्फेयर। एंड फोर्थ इज लिविंग थिंग्स, बायोस्फेयर। नाउ सी ऑन द राइट हैंड साइड, एक होता है ये नेचुरली जो हमें मिला है लेफ्ट हैंड साइड पे, और अब राइट हैंड साइड पे है ह्यूमन मेड, जो ह्यूमन बींग्स ने खुद बनाए हैं एनवायरनमेंट में। बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स, ये किसके बनाए हुए हैं? ह्यूमन बींग्स ने खुद डेवलप किया है इनको। और कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट एक और भी है, ह्यूमन। आइए इसमें देखते हैं। सबसे पहले एक इंडिविजुअल होता है ना, फिर उसके बाद धीरे धीरे एक फैमिली डेवलप होती है, फिर कई सारी फैमिलीज़ को हम टोटल कैसे बोलते हैं, एक कम्युनिटी बनती है। कम्युनिटी में डिफरेंट रिलीजन्स आते हैं, अलग अलग रिलीजन आ जाते हैं। फिर एजुकेशनल होता है, एजुकेशन वगैरह वहाँ इम्पोर्टेंस दी जाती है। इकोनॉमिक होता है, इकोनॉमिक मीन्स पैसों का, ट्रेड एंड कॉमर्स, बिजनेस होता है। और पॉलिटिकल सिचुएशंस होती हैं, हम पॉलिटिक्स पे ले आते हैं, है ना, राजनीति। नाउ सी हियर, एनवायरनमेंट कम्स फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड एनवायरनर। एनवायरनमेंट वर्ड हमें कहाँ से मिला है? एक फ्रेंच वर्ड है एनवायरनर, उससे मिला है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनवायरनर? नेबरहुड। चिल्ड्रन, यू हैव टू रीड दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड गो थ्रू द चैप्टर केयरफुली, क्योंकि चैप्टर के बीच में से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत आते हैं, और हमारे लिए चैप्टर की रीडिंग बहुत ज़रूरी है। इससे हमारा IQ लेवल डेवलप होता है। सिर्फ क्वेश्चन आंसर टीचर ने क्लास में करवाए, आपने उनको मग अप कर लिया, रट लिया और जाके एग्जाम में लिखा है, हो सकता है आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, पर डिटेल स्टडी इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, क्योंकि यही आपके रूट्स हैं फर्दर क्लासेस में। इन्हीं टॉपिक्स को इलेबोरेट करते जाएंगे, आपका 10th तक सिलेबस ऐसे ही चलेगा। Now read this. Ecosystem, it is a system formed by the interaction of all the living organisms. Ecosystem क्या है? एक सिस्टम है formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment. एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक जोन, जहाँ पर वो फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स है ना, जहाँ एक अपने आप को कंपैटिबल बना लेते हैं, उस प्लेस में रहने के लिए एडजस्टेबल बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम, इन विच दे लिव, ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। आपस में इंटर रिलेट होते हैं, किसी को किसी से कुछ बेनिफिट है। प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, वो हमें उसको हम इनहेल करेंगे, हम एक्सहेल करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वो एनिमल्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। इसी तरह से प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे को हेल्प करते हैं। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ऑन 5th June एवरी ईयर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। हर साल 5th जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है।
Next is barter system. It is a trade in which goods are exchanged without the use of money. वो एक्सचेंज सिस्टम जहाँ पर कोई मनी नहीं होता है, बस आपस में हम सामानों को, गुड्स को एक्सचेंज कर लेते हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए. नाउ लेट्स सॉल्व दीज ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइजेस. विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम. 3 ऑप्शंस गिवन हैं. कौन सा इसमें से नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है? डेजर्ट, ये हमें नेचर से मिला है. एक्वेरियम, एक्वेरियम मैन मेड है, ये हमने खुद बनाया है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. थर्ड इज फॉरेस्ट, जंगल भी हमें थ्रू नेचर ही मिले हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट. कौन सी चीज़, कौन सा इसमें से ह्यूमन एनवायरमेंट का पार्ट नहीं है? लैंड, रिलीजन, कम्युनिटी. लैंड हमें मदर नेचर से मिला है. दिस इज द करेक्ट आंसर. रिलीजन और कम्युनिटी ह्यूमन एनवायरनमेंट में खुद बनाए गए हैं. विच इज़ अ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. 3 ऑप्शंस हैं, माउंटेन, सी एंड रोड. इनमें से कौन सा ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है? रोड. रोड हमने खुद बनाई है. माउंटेन और सी हमें नेचर से खुद मिले हैं. विच इज़ अ थ्रेट टू एनवायरनमेंट. थ्रेट मीन्स डर, है ना. किस चीज़ का हमें डर है एनवायरनमेंट को? ग्रोइंग प्लांट, नहीं, प्लांट्स तो ग्रो करना बहुत अच्छी बात है. नेक्स्ट इज ग्रोइंग पॉपुलेशन. येस, दिस इज द करेक्ट आंसर. क्यों? जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी डिमांड्स ज़्यादा बढ़ेंगी, नीड्स बढ़ेंगी. जितनी नीड्स बढ़ेंगी हम मदर नेचर को उतना ही एक्सप्लॉइट करते जाएंगे, है ना. और ज़्यादा क्रॉपिंग करेंगे, सारे ट्रीज़ ख़त्म करते करते हम उसको सब मदर नेचर को, अब हमारे व्हीकल्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा एयर फ्यूम्स निकलेंगे व्हीकल से, ज़्यादा एयर पॉल्यूट होगी, वाटर पोल्यूशन बहुत होगा. और थर्ड इज़ ग्रोइंग क्रॉप्स, ये भी गुड है हमारे एनवायरनमेंट के लिए. नाउ नेक्स्ट इज मैचिंग. बायोस्फीयर. लेट्स रीड द sentences. Blanket of air which surrounds the earth, no. Domain of water, no. Gravitational force of the earth, no. Our surroundings, no. Narrow zone where land, water and air interact, yes. This is biosphere. वो जोन जहाँ लैंड, वाटर और एयर आपस में इंटरैक्ट करते हैं. नेक्स्ट इज एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर के लिए ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ, है ना. और नेक्स्ट है आर सराउंडिंग्स. ये भी एटमॉस्फेयर है, हमारे आसपास रहती है एटमॉस्फेयर में. नेक्स्ट इज हाइड्रोस्फीयर, डोमेन ऑफ वाटर. ये वाटर का डोमेन है. सो राइट 3 हियर. नेक्स्ट इज एनवायरमेंट. Environment is, sorry, I have marked. Atmosphere means gravitational force of the earth. एटमॉस्फेयर में क्या रहता है? ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है. और एनवायरनमेंट इज आर सराउंडिंग्स, जो हमारे आसपास का सारा सराउंडिंग्स हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ एनवायरनमेंट. एंड नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स, है ना. आपस में जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनका आपस में कंपैटिबिलिटी, उनका रिलेशन, दैट ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट. नाउ गिव रीजन. मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट. क्यों करते हैं मैन मॉडिफाई क्यों करता है एनवायरनमेंट को? क्योंकि टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स. अपनी चेंजेस के हिसाब से हमें उसको पूरा करने के लिए हम एनवायरनमेंट में चेंजेस करते जाते हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर. क्यों डिपेंड करते हैं आपस में? आंसर इज टू मेंटेन इंटरडिपेंडेंसी. एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में रहने के लिए, खुद को कंपैटिबल बनाने के लिए, they are dependent on each other. So children, again go through the important points which I will forward you in the PDF in the description box, and watch the video, and please prepare the chapter
आप उसके सिर्फ आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स पे नहीं वर्क करिए, चैप्टर को डेप्थ से समझिए, तभी आपकी नॉलेज गेन होगी और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे. एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू attempt objective questions in the exams. Okay, now children, take care everyone.